हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में और इसके डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा प्लांट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जो पहला टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो सीडलिंग है, ठीक है, उसका इमर्जेंस हो जाना। सीडलिंग क्या हुआ? जो सीड से जस्ट जो डेवलप प्लांट होता है, छोटा प्लांट जो होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। तो जो सीड जर्मिनेशन है बहुत ही वाइटल प्रोसेस है प्लांट में। ये जो सीड जर्मिनेशन है बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से नहीं हो पाता है। अगर बहुत सारा फैक्टर ऑप्टिमम नहीं हुआ तो सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी सीड नहीं जर्मिनेट कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सीड जो है अपने डॉर्मेंट स्टेज में ही रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं जो ग्रेन हम खाते हैं वो सारे क्या हैं? सीड्स ही हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के वो क्या हैं? सीड्स हैं। तो उनको ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल रहा है तो वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हीं सीड्स को, जैसे गेहूं है, अगर उसको हम अगर सॉइल में डाल देते हैं और अच्छा ऑप्टिमम कंडीशन दे देते हैं तो क्या करेगा? सीड जर्मिनेट कर जाएगा। तो बेसिकली अगर हम सीड जर्मिनेशन का बात करें तो सीड जर्मिनेशन बोलते किसको हैं? तो सीडलिंग का इमरजेंस जब हो जाए तो सीड जर्मिनेशन कहलाएगा। इनमें स्टेप्स क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सीड क्या करता है? किसी भी सीड को अगर हम सॉइल में डालते हैं एक ऑप्टिमम डेप्थ पे, तो सॉइल से वो मॉइस्चर को अपने में इम्बाइब करता है, ठीक है। यानी सॉइल से वाटर को क्या करेगा? अपने में खींचेगा, जिसके वजह से क्या होगा? जो सीड है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगा, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। सीड क्या करेगा? स्वेल करेगा, और जो उसका सीड कोट है वो ब्रेक कर जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ठीक है। मतलब सीड क्या हो गया? उसके मेटाबॉलिज्म बढ़ गई और सीड का कोट जो है वो टूट गया, ठीक है। ये डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। और उसके बाद जो सीड के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है जो कि बाहर आता है सॉइल में, वो होता है रेडिकल, ठीक है। रेडिकल का डेवलपमेंट सीड में स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ से सीड कोट ब्रेक किया है वहाँ से वो रेडिकल क्या करेगा? प्रोट्यूब करके बाहर निकलेगा, ठीक है। और फाइनली वो जाके अपने उसका रूट सिस्टम बनाएगा क्रॉप का, ठीक है। उसके बाद जो एम्ब्रायो होता है सीड के अंदर, अभी मैं बेसिक इसके जो सीड है उसके पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें बात करूंगा। फिर जब रेडिकल निकल जाता है, रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है? सूट का डेवलपमेंट प्लूम्यूल से स्टार्ट होता है, और फिर प्लूम्यूल जाके आगे लीव्स का डेवलपमेंट करता है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग के लीव्स को फ्लैग लीव्स कहते हैं। तो इतना डिटेल नहीं जाते हुए बस इतना समझ लो कि सीड जर्मिनेशन जो है बहुत ही वाइटल स्टेज है, वहाँ पे मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी। तो जैसे कि मैंने बताया कि सीड कोड क्या होता है? रप्चर होता है, मॉइस्चर इम्बाइब होता है सीड के अंदर में, और जो सीडलिंग क्या होता है? इमर्ज आउट करता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस से, ठीक है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस क्या है? वो एम्ब्रियो का पार्ट है जो कि जर्मिनेट करके नेक्स्ट प्लांट को बनाता है, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया। दूसरा है कि अगर हम सीड्स को देखते हैं तो उसके कॉटिलिडन्स के बेसिस पे हम जानते हैं दो तरीके का सीड होता है, एक मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। तो जो डाइकॉट होता है उनमें जर्मिनेशन जो है दो तरीके से होता है, एक एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। तो एक सीड है, उसमें इस डायग्राम को देखो, ठीक है। तो ये रहा कॉटिलिडन। जब कॉटिलिडन जब बाहर आता है तो कॉटिलिडन देखो यहाँ रह गया। ये कॉटिलिडन के जस्ट जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं, ठीक है। और जो ये जो हमारा जो कॉटिलिडन है उसके नीचे का पार्ट जो ग्रीन है, जो मतलब सूट पार्ट, सिर्फ मैं रूट सिस्टम की बात नहीं कर रहा, ये जो ग्रीन पार्ट है जो कॉटिलिडन के नीचे है उसको हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे कि किसका ग्रोथ पहले हो रहा है और कॉटिलिडन का पोजीशन क्या है ग्रोथ के बाद, इसी बेसिस पे दो तरीके का जर्मिनेशन होता है, एक एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होगा, और ये दोनों जो जर्मिनेशन है वो डाइकॉट्स में होते हैं। तो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलिडन है वो सॉइल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सॉइल के बाहर अगर कॉटिलिडन को बाहर ले जाना है तो हमारा ग्रोथ किसका होना चाहिए? हाइपोकोटाइल का, यानी नीचे वाला पार्ट ग्रो कर जाता है और कॉटिलिडन को मतलब जमीन से बाहर की तरफ धक्का दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया एपीजियल जर्मिनेशन, मतलब कॉटिलिडन उसमें बाहर आ जाएगा सॉइल से, ठीक है। ये एग्जांपल हम देखते हैं बीन्स के केस में, ठीक है। जब बीन ग्रो करता है तो उसका कॉटिलिडन बाहर आ जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट कॉटिलिडन नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि अगर ये जब प्रेशर लगाएगा तब कॉटिलिडन बाहर आएगा, और जब ये ऊपर वाला पार्ट यानी जो हमारा एपिकोटाइल है वो प्रेशर लगाएगा तो कॉटिलिडन अंदर ही रह जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो बात जो है कि एपीजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन्स है वो सॉइल के बाहर आ जाता है, और हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन्स है वो सॉइल के अंदर रह जाता है। तो याद रखना, एपीजियल जर्मिनेशन में कौन एक्टिव होगा? हाइपोकोटाइल, और जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है उसमें एपिकोटाइल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो,
डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स में हम देखते हैं कि उसका जो जर्मिनेशन रेट है वो डिफरेंट होता है। यानी अगर हम टोमेटो का सीड लगाएंगे तो वो तुरंत ही 2-3 दिन बाद ही उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। वीट का सीड लगाएंगे तो उसका जर्मिनेशन थोड़ा टाइम लगाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये सीड जर्मिनेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मेन 5 फैक्टर्स जो सीड जर्मिनेशन जिस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लो जो स्टेजेस हैं। हमने जो सीड को लगाया, ठीक है, सबसे पहले उसमें से रेडिकल आउट हुआ, ठीक है, और इसके अंदर रेडिकल कहाँ से निकला है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस से, इसलिए यहाँ पे एम्ब्रियो दिखा रखा है। उसके बाद क्या करता है, वो रेडिकल जर्मिनेट करता है, रूट सिस्टम बनाता है, और जो है कॉटिलेडन्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉटिलेडन में क्या होगा, यहाँ पे देखो फ्लैग लिप्स, जो स्टार्टिंग के लिप्स होते हैं उनको फ्लैग लिप्स कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉलिएज लिप्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो लिप्स का या फिर जो ऊपर का जर्मिनेशन है यानी रूट सिस्टम ये जो कंप्लीट बना है वो बना है किससे, किससे बनता है, ये प्लूम्यूल से, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये टॉप 5 फैक्टर्स जो हैं जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं वो है सबसे पहला सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो जाएगा, सॉइल टाइप, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, और सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रेजेंट हैं या फिर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम जानते हैं जैद क्रॉप, ठीक है, यानी जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उनके जो क्रॉप्स होते हैं या फिर उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको कैसा लाइट टेक्सचर सॉइल चाहिए रहता है जिसमें वाटर रिटेंशन क्या हो। तो यहाँ पे एक सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, जहाँ पे वाटर रिटेंशन कम हो, ज़्यादा देर तक वाटर को होल्ड ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ जो जायद क्रॉप्स हैं, ऐसे वाटरमेलन का सीड हो गया, उनमें अगर हमारा टेक्सचर अगर सॉइल का ज़्यादा हुआ, डार्क हुआ या फिर हैवी टेक्सचर हुआ, वहाँ पे वो सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं करेगा। यानी जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है सीड जर्मिनेशन को। दूसरा है मॉइस्चर। अगर सीड को ऑप्टिमम मॉइस्चर जो चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो सीड की वायबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वायबिलिटी मतलब वो डेड हो जाता है सीड, अब वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लो सीड जर्मिनेट कर गया, ऑप्टिमम मॉइस्चर मिल गया है, ठीक है, और जर्मिनेशन के बाद मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो जो सीड है उसका सड़ने का चांस ज़्यादा हो जाएगा या फिर जो स्प्राउट्स बने हैं वो भी सड़ सकते हैं। इसीलिए मॉइस्चर भी जो है एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। थर्ड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ठीक है। हम जानते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर ओवरऑल क्रॉप्स के लिए देखें तो सीड जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर माना जाता है वो 15 डिग्री टू, मतलब अगर 8 डिग्री के नीचे है टेम्परेचर तो कोई भी सीड, ऐसे माना जाता है कि कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है। मतलब मिनिमम 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए हर तरह के सीड को जर्मिनेट करने के लिए। लेकिन अगर इससे नीचे का टेम्परेचर होता है तो वो कभी जर्मिनेट नहीं करेगा। और जो ऑप्टिमम माना जाता है वो है 15 डिग्री टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर लेवल के ऊपर अगर ऊपर नीचे अगर कुछ वैल्यू अगर हो जाता है टेम्परेचर का तो कभी भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है या फिर इम्प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगा सीडलिंग का, ठीक है। जो चौथा फैक्टर है वो है लाइट। ये हम जानते हैं कि लाइट जो है प्लांट को बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और हम ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में मोस्ट इफेक्टिव लाइट कलर कौन सा है, रेड, ठीक है। यानी 662 नैनोमीटर का अगर लाइट मिलेगा तो जर्मिनेशन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही वेवलेंथ अगर लाइट का बढ़ जाता है, अप्रॉक्स 730 नैनोमीटर अगर चला जाएगा तो जर्मिनेशन कम्प्लीटली रुक जाएगा। यानी मोर रेडिएशन यानी मोर वेवलेंथ ऑफ लाइट देन रेड लाइट कैन इनहिबिट द जर्मिनेशन, ठीक है। और जो लास्ट है वो है सॉइल का कंडीशन। सॉइल का कंडीशन मतलब किसी भी टाइप के सीड को हम किसी भी टाइप के सॉइल में नहीं लगा सकते हैं। सॉइल की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस करते हैं यानी जो हम टिल्थ बनाते हैं, अगर प्रॉपर टिल्थ नहीं हुआ तो वहाँ पे ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा या फिर सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सॉइल का कंडीशन कैसे मेंटेन किया, जैसे प्रॉपर टिल्थ है कि नहीं, डेप्थ ऑफ सोइंग क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर टिल्थ, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, जो स्मॉल सीड्स होते हैं उसको क्या चाहिए होता है, फाइन टिल्थ चाहिए रहता है। अगर टोमेटो का सीड लगा रहे हैं तो उसके लिए टिल्थ हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही मतलब माइन्यूट बनाना पड़ेगा, फाइन टिल्थ, यानी मिट्टी का जो है क्लॉट्स नहीं होना चाहिए। मीडियम अगर सीड्स साइज़ है तो उसके लिए हमें मीडियम टिल्थ चाहिए, और अगर लार्जर सीड्स हैं तो कोर्स टिल्थ चाहिए। मतलब थोड़े से उसमें पैंस तो नहीं कह सकते लेकिन बड़े बड़े जो मिट्टी के क्लॉट्स होते हैं वो भी चलेगा लार्जर सीड्स के लिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा सॉइल का कंडीशन है वो है डेप्थ ऑफ सोइंग, ठीक है। डेप्थ ऑफ सोइंग का मतलब क्या हुआ कि हम कितने डेप्थ पे सॉइल में सीड को सो कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हम सीड को डेप्थ पे रखेंगे उतना ज़्यादा सीड को एनर्जी चाहिए होगा अपने आप को बाहर यानी जर्मिनेट कराने में, ठीक है। इसीलिए जो ऑप्टिमम डेप्थ माना जाता है सीड के ग्रोथ के लिए वो होता है 3 या 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सीड। मतलब सीड का जो डायमीटर है उससे 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा डायमीटर का डेप्थ होना चाहिए। लेकिन जनरली जो हमारे क्रॉप्स हैं उनके लिए माना जाता है कि 3 to 5 सेंटीमीटर का डेप्थ रखना ही चाहिए सीड्स के लिए,
ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स के लिए जो सीड का डेप्थ होता है यानी डेप्थ ऑफ सोइंग वो भी अफेक्ट करता है सीड जर्मिनेशन को। यानी हमने टोटल यहाँ पे 5 फैक्टर्स पढ़ लिए। सॉइल प्रॉपर्टी, दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है लाइट और फिफ्थ है सॉइल कंडीशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप स्टैंड स्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब हुआ कि फील्ड में क्रॉप का स्टैब्लिश होना। ठीक है, जब क्रॉप स्टैब्लिश होगा फील्ड में तो क्या होगा, प्लांट पॉपुलेशन बनेगा फील्ड में, और जब प्लांट पॉपुलेशन बनेगा तो क्या होगा, उसमें लीव्स होंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे तो बायोमास भी बढ़ेगा। यानी ओवरऑल जो क्रॉप स्टैंड स्टेब्लिशमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, या फिर डेफिनेशन से अगर बात करें तो इट मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप इन द फील्ड सो डैट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड बायोमास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्रॉप स्टैंड स्टेब्लिशमेंट तो इससे हमारा फ़ायदा क्या है। ठीक है, मतलब अगर हम कहते हैं कि अगर जो क्रॉप स्टैंड स्टेब्लिशमेंट है अगर वो ज़्यादा है या फिर बेटर है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो हमारा जो पॉपुलेशन है प्लांट का वो क्या होगा, गुड होगा। यानी कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन है प्लांट पॉपुलेशन से इसका। ठीक है, और ये एक फैक्टर है किस चीज़ का, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, मतलब क्रॉप स्टैंड स्टेब्लिशमेंट यानी ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब हम प्लांट पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया इन द क्रॉप फील्ड। ठीक है, मतलब प्लांट पॉपुलेशन क्या हुआ कि हमारे एक स्पेसिफिक एरिया में जितना प्लांट लगा हुआ है क्रॉप फील्ड में उसको हम बोलते हैं प्लांट पॉपुलेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन भी, लेकिन प्लांट पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया बस कि पर यूनिट एरिया में प्लांट पॉपुलेशन कितना है क्रॉप फील्ड के, वही हमारा हो जाता है प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला, अगर प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो हमारे पास ईल्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ईल्ड ऑफ एनी क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द फाइनल प्लांट पॉपुलेशन। तो हमारा प्लांट पॉपुलेशन का कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तभी हमको एक क्रॉप का ईल्ड पता चल पाएगा। दूसरा है प्लांट पॉपुलेशन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द जर्मिनेशन परसेंटेज एंड द सर्वाइवल रेट इन द फील्ड। ठीक है, हमारे फील्ड में अगर प्लांट पॉपुलेशन अच्छा है तो इसका मतलब सीड का जर्मिनेशन रेट भी अच्छा है, और वहाँ पे सीड का जो सॉइल का कंडीशन है सीड के लिए वो उसका सर्वाइवल रेट भी बता रहा है कि हाँ फील्ड का कंडीशन अच्छा है। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है, प्लांट पॉपुलेशन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल। मतलब अगर अच्छा प्लांट पॉपुलेशन है तो इसका मतलब क्या लगेगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट का सॉइल में वो भी ज़्यादा अच्छा है। सो इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग को जो प्लांट पॉपुलेशन है उसको ऑप्टिमम रखना चाहिए। अब ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट और बायोमास पर यूनिट एरिया। मतलब बायोमास पर यूनिट एरिया मैक्सिमम हो वो हमारा ऑप्टिमम कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि चाइना में पर यूनिट या फिर पर हेक्टेयर मेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ईल्ड ज़्यादा होता है, बायोमास वहाँ ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन क्या होगा, वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्लांट पॉपुलेशन से हमारा ईल्ड इफेक्ट होता है, इसीलिए जो हमारा प्लांट पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब वो मैक्सिमम होना चाहिए हमारे एग्रोनॉमिक या फिर जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से। अगला जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो हम पढ़ेंगे 2 फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा साइज ऑफ द फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में सबसे पहला आता है साइज ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब साइज ऑफ द प्लांट क्या है, वो जीन से कंट्रोल होता है कि प्लांट कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड द क्रॉप स्पेसिंग। ठीक है, मतलब ये माना जाता है कि जिस टाइम पे क्रॉप में फ्लावरिंग होने वाला है उस टाइम पे जो प्लांट ने जितना स्पेस कवर किया है वो पर क्रॉप का स्पेसिंग माना जाता है। अगर हम कहते हैं कि 60 × 30 सेंटीमीटर जो राइस प्लांट का एरिया है, ठीक है, स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वो उसके फ्लावरिंग स्टेज से ही हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर रेड ग्राम या फिर कॉटन देखेंगे उसके सीड्स बड़े होते हैं और वो ज़्यादा स्पेस भी कवर करते हैं, किससे, अगर हम राइस और वीट से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, इवन अगर राइस में भी अगर हम डिफरेंट वेराइटीज़ देखेंगे तो वो भी क्या होगा, उनका ये वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी वेराइटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया जेनेटिक फैक्टर में साइज ऑफ द प्लांट। दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट। इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट कहने का क्या मतलब है कि वेरिएशन इन द साइज ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो प्लांट का जो साइज़ है उसका वेरिएशन किससे कंपेयर करके, कि जो प्लांट है उसका जो मिनिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट है।
ठीक है, उससे जो प्लांट जो हम लगा रखे हैं उसका वेरिएशन कितना हो रहा है साइज में। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार डेफिनेशन देखो। इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट मीन्स द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द प्लांट फ्रॉम द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ द प्लांट दैट कैन गिव सम यील्ड्स। ठीक है, तो अब हमें जो इलास्टिसिटी है वो यील्ड से पता लग रही है। तो यील्ड कहाँ होता है? टिलर्स में होता है। अगर हम क्रॉप्स के बारे में बात करें तो टिलर्स या फिर ब्रांच जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा उसमें यील्ड होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एक ऐसा फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर, जो कि हमारे यील्ड को ही बताता है और ये करता है कि प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, या फिर प्लांट पॉपुलेशन इवन कह सकते हैं कि हमारा बायोमास कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि वो प्लांट का ग्रोथ किस तरीके का है। अगर डिटर्मिनेट टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ है, ठीक है, यानी स्पेसिफिक हाइट तक ही जाएगा, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी जो डिफरेंस होगा प्लांट हाइट में मैक्सिमम टू मिनिमम के बीच में वो कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल पर्ल मिलेट और सॉर्गम में अगर हम देखें। ठीक है, और इनडिटर्मिनेट क्रॉप जो होगा, जिनका जो कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, तो इनमें अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगा, यानी वेरिएशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल कॉटन, रेड ग्राम, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो दो फैक्टर हो गया, फर्स्ट साइज ऑफ प्लांट, दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट। थर्ड है फॉरेज एरिया या फिर सॉइल कवर, मतलब कितना जो क्रॉप है वो जो फील्ड है उसका कितना ज़्यादा एरिया वो कवर करता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं मोर लीव्स, क्योंकि स्टेम तो एक ही होगा, तो जितना ज़्यादा लीव्स उतना ज़्यादा एरिया कवर। सो क्रॉप शुड कवर सॉइल एज अर्ली एज पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो जिस क्रॉप में ज़्यादा लीव्स होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, लेगा, और जितना ज़्यादा लाइट को लेगा उसका बायोमास उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा है कि फॉरेज एरिया यानी लीव्स, अगर मान लो किसी के लीव्स बहुत बड़े बड़े हैं और लीव्स ज़्यादा निकलता है तो उसका फॉरेज एरिया ज़्यादा है, तो उसका मतलब बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी प्लांट पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा। प्लांट पॉपुलेशन को नंबर से ही सिर्फ नहीं, इस चीज़ को देखना है बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फॉरेज एरिया से हमारा ड्राई मैटर का कॉन्टेंट भी बढ़ता है। जो फोर्थ फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर के अंदर, मतलब 4 पॉइंट है, वो है क्रॉप और उसकी वैरायटीज़। ठीक है, जैसे हम राइस के बारे में बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन अगर राइस है तो अप्रॉक्स हमारे पास 6.5 लाख पर हेक्टेयर क्रॉप्स लग सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन राइस क्रॉप अगर देखें तो। मीडियम ड्यूरेशन है तो अप्रॉक्स 5 लाख पर हेक्टेयर, और लॉन्ग ड्यूरेशन देखें तो अप्रॉक्स 3,50,000 राइस प्लांट लगा सकते हैं पर हेक्टेयर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन राइस देखें तो। यानी क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करेगा और क्रॉप के डिफरेंट वेराइटीज़ पे वेरी करेगा कि हमारा कितना क्रॉप पर हेक्टेयर लग रहा है। तो जिसका ज़्यादा लगेगा क्रॉप उसका क्या होगा, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन राइस का प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा, और जो हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उनका प्लांट पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? टाइम ऑफ सोइंग, रेनफॉल या फिर इरिगेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और सीड रेट। तो टाइम ऑफ सोइंग मतलब क्या हो गया, मतलब वेदर के कंडीशंस को देख के, ठीक है, डे लेंथ को देख के और टेम्परेचर को देख के, ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट हाइट को। प्लांट हाइट अगर कम है तो कम बायोमास, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बायोमास। तो ओवरऑल ये क्या होगा, बायोमास यानी प्लांट पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, टाइम ऑफ सोइंग। सेकंड जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो है रेनफॉल या फिर इरिगेशन। हम जानते हैं अगर ऑप्टिमम इरिगेशन अगर मिलता है, रेनफॉल मिलता है, तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे राजस्थान में क्रॉप्स होते हैं यानी सॉर्गम, मिलेट्स वगैरह, ये अगर इनको ज़्यादा रेनफॉल मिल गया तो इनके प्लांट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये अगर राइस को अगर ज़्यादा रेनफॉल या फिर इरिगेशन मिलेगा तो राइस का पॉपुलेशन बढ़ेगा, यानी प्लांट पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप भी और हम क्रॉप की डिफरेंट वेराइटीज़ पे भी। थर्ड है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है वो क्या है, फुल यूटिलाइज हो जाए, मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो फुल यूटिलाइज हो। अगर फुल यूटिलाइज हो रहा है तो प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो हमारा अगर लेस फर्टिलाइज़र अगर यूज़ कर रहे हैं तो यील्ड क्या होगा, कम होगा, और जो प्लांट पॉपुलेशन है वो भी कम होगा। तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। और जो लास्ट है वो है सीड रेट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं, मतलब सीड्स को वो क्या करते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हमारा सीड ज़्यादा लगेगा। सीड ज़्यादा लगेगा तो प्लांट पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हो सकता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि कम भी हो सकता है। क्यों कि एक हो सकता है कि एक एरिया में फील्ड के ज़्यादा वहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो तो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो गया और कहीं पे होगा ही नहीं। लाइन सोइंग में देखेंगे सीड थोड़ा और कम लगेगा, और ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो और कम लगेगा। तो ओवरऑल जो बात है, हमारा जो सीड रेट है यानी हम कितने सीड्स लगा रहे हैं वो भी प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। और आज इस लेक्चर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है प्लांट ज्योमेट्री।
प्लांट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखो, प्लांट ज्योमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इन एन एरिया टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड पे फोकस करना। पहले रोज एंड कॉलम्स बात यहाँ पे वर्ड है, ठीक है। यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है, एक एफिशिएंटली वर्ड है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। तो प्लांट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि प्लांट एक फील्ड में, स्पेसिफिक एरिया में वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं ताकि उस एरिया के जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली या फिर एफिशिएंटली क्या हो जाएं, यूटिलाइज हो जाएं। इसको हम कहते हैं प्लांट ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग में देखते हैं कोई ज्योमेट्री नहीं होता है, जहाँ पे सीड पड़ा, जहाँ पे अच्छा कंडीशन मिला वहाँ पे सीड ग्रो कर जाएगा, तो कोई एक फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट ज्योमेट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मैटर करता है किस चीज़ के लिए, प्लांट पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल फॉर राइस, ऑप्टिमम एरिया अगर हम देखें तो एक राइस क्रॉप को चाहिए होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ये फ्लोरिंग स्टेज पे जो हम काउंट करते हैं, ठीक है। दिस स्पेस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू यूटिलाइज लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड स्पेस। कहने का मतलब है कि राइस प्लांट को इतना अगर स्पेस नहीं देंगे तो वो एफिशिएंटली अपने स्पेस को या फिर उसके जो जितने रिसोर्सेज यानी लाइट को, वाटर को और न्यूट्रिएंट को एफिशिएंटली यूज़ नहीं या फिर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्लांट ज्योमेट्री इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए और मैक्सिमम ग्रोथ मिले। तो ये भी जो प्लांट ज्योमेट्री है वो डिपेंड करता है प्लांट पॉपुलेशन पे, प्लांट टाइप पे, ठीक है, और मोड ऑफ सोइंग हमारा क्या है। तो इसमें फर्स्ट हम जो प्लांट ज्योमेट्री देखते हैं वो 3 तरीके का होता है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं ये डायग्राम से कि ये एक फील्ड है जिसमें ये जो ग्रीन है, ठीक है, वो क्या है हमारा, ये जो ग्रीन है वो क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। और डिफरेंट प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर जो वर्टिकल लाइन पे बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जो एक जो कॉलम है या फिर एक रो के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं रो डिस्टेंस, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये रो कहलाता है, ये वर्टिकल लाइन भी रो कहलाएगा, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का 2 रो के, ये रो डिस्टेंस और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। यही जो हम लिखते हैं ना 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो यही लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये प्लॉट में ऐसे हम एरिया को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रैंडम ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें हम अगर ध्यान दें तो रैंडम ज्योमेट्री कब जनरेट होगा, जब हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, सीड्स को उसी तरीके से फेंक देंगे, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, नो इक्वल स्पेसिंग, हमारा कोई यहाँ पे रो और इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, रोज और कॉलम्स का। रिसोर्सेज जो हैं या तो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे, यानी ओवर यूटिलाइज हो सकते हैं, या फिर अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे, मतलब किसी के लिए हमारा जो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है ही नहीं, तो कहीं पे रिसोर्सेज अच्छे तरीके से यूज़ होगा, कहीं पे नहीं होगा। जैसे हम इस फर्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर यहाँ पे बात करें प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ के रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ के सारे क्रॉप्स को जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम नहीं मिल पाए, और यहाँ पे देखो जो है वहाँ पे अंडर यूटिलाइज कंडीशन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है रैंडम प्लांट ज्योमेट्री। दूसरा है स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हम रखते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे। दोनों साइड कहने का मतलब है प्लांट के जितने भी साइड्स हैं, जनरली स्क्वायर है इसीलिए मैंने दोनों साइड बोला क्योंकि लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि चारों साइड उसके क्या हो जाएंगे, प्लांट के चारों तरफ जो भी स्पेस है वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एक क्रॉप को देखें तो उसका ये डिस्टेंस यानी रो टू रो डिस्टेंस और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो बराबर होगा। ये अगर इधर का 20 सेंटीमीटर है तो ये भी हाइट जो होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल ये किस में देखते हैं, पेरिनियल क्रॉप्स में, जैसे ट्रीज़ में, लाइक कोकोनट 7.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर होता है, बनाना में 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर होता है। तो ये फॉलो किया जाता है पेरिनियल क्रॉप्स में, ठीक है। ये जो सिस्टम है वो अभी क्लोज पेस्ट फील्ड क्रॉप्स में भी हम देखते हैं, जैसे राइस में भी ये सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। इसका एडवांटेज क्या है कि लाइट जो है यूनिफॉर्मली अवेलेबल होता है, ठीक है, मैकेनाइजेशन पॉसिबल है, यानी अगर हम इन बिटवीन अगर के लिए इक्वल स्पेसिंग है तो हम यहाँ पे मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, मतलब विंड मूवमेंट का कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, ठीक है। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो प्लांट के ऊपर विंड का प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो जो बीच के गैप से वहाँ से विंड निकल जाएगा और क्रॉप को डैमेज कम होगा। जो थर्ड है वो है रेक्टेंगुलर प्लांट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, जो हमारा रो टू रो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम ज्योमेट्री देखें, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर शेप का।
ठीक है। ये हमारे बेसिकली हर तरह के क्रॉप्स में अगर हम देखेंगे तो वीट, राइस में ज़्यादा यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, रेक्टेंगुलर प्लांट ज्योमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लांट ज्योमेट्री भी डिफरेंट टाइप का होता है, बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला सॉलिड रो, दूसरा है पेयर्ड रो, थर्ड है स्किप रो और लास्ट है ट्रायंगुलर मेथड। तो यहाँ तो मैंने 2 डायग्राम्स दिखाए हैं जो लास्ट स्किप रो के हैं, सॉरी पेयर्ड रो के हैं और ये ट्रायंगुलर के हैं। तो बात करते हैं सॉलिड रो। सॉलिड रो में क्या होता है, ईच रो डू नॉट हैव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स। ठीक है, मतलब सॉलिड रो में क्या होगा, ये रोज तो होंगे लेकिन इसमें प्लांट एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, फिर स्पेस कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ भी प्लांट नहीं होगा, फिर कुछ प्लांट्स हो सकते हैं। मतलब जो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होता है, और ये हम एनुअल क्रॉप्स में ऐसा देखते हैं, फॉर एग्जांपल वीट में। दूसरा है पेयर्ड रो अरेंजमेंट या फिर पेयर्ड रो रेक्टेंगुलर क्रॉप ज्योमेट्री। इसमें हम देखते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो कैसे लगाए गए हैं, 2 रो यानी पेयर्ड जो है क्रॉप हो गए, क्रॉप रोज जो क्या है पेयर्ड में, फिर स्पेस छोड़ा गया है, फिर पेयर में लगाया गया है। तो ये जो सिस्टम है ये अच्छा भी है, और इसमें क्या होता है जो स्पेस है वहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन कम नहीं होगा, इस जगह को हम कंपनसेट कर देंगे इंटरक्रॉपिंग से, यानी डिफरेंट टाइप के क्रॉप को यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ये स्पेस है तो हम यहाँ पे मैकेनाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट क्रॉप लगा सकते हैं, तो इसका ये एडवांटेज है। थर्ड है स्किप रो। स्किप रो मतलब क्या हो गया, एक रो लगाया और दूसरा रो स्किप कर दिया, एक रो लगाया फिर दूसरा रो स्किप कर दिया। इसमें भी हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन वो कम हो जाएगा, लेकिन जो स्पेस बीच में छोड़ रहे हैं उसको हम एज ए इंटरक्रॉप यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं करते हैं कि हम यहाँ पे भी रोज और कॉलम्स बनाते हैं, लेकिन एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में हम क्रॉप को यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक डायगोनल पे अगर हम बात करें तो क्रॉप टू क्रॉप अगर हम डायगोनली को जोड़ें तो उसके सेंटर पे हम क्रॉप्स को लगाते हैं, यानी अगर इस डायग्राम से अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ क्रॉप प्लांटिंग। तो यहाँ पे ये लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ। तो अगर किसी को कुछ दिक्कत है इस लेक्चर में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ही फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब द चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। और अगर किसी को इस लेक्चर की PDF या फिर PPT चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू।